हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मैकेनिज़्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और उसमें हमने थोड़ा बहुत देखा था कि कौन कौन सा मसल होता है जो इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में। और आज हम पल्मोनरी वेंटिलेशन में डिटेल में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे कि कौन से मसल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारी रेस्पिरेशन में, और हम इसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। Mechanism of respiration involves the alternate expansion and contraction of chest cavity called respiratory movements. Okay, तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड करती है और वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसको हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। अब हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसको हम लोग थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं, और ये जो थोरेसिक कैविटी है ये सेकंड लार्जेस्ट होलो स्पेस है हमारी बॉडी में। इट इज़ इनक्लोज्ड बाय द रिब्स, द वर्टिब्रल कॉलम एंड द स्टर्नम, आर या फिर हम उसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। और ये सेपरेट होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी से, जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट होलो स्पेस है, बाय अ मस्कुलर एंड मेम्ब्रेनियस पार्टीशन, जिसको हम लोग डायफ्रेम बोलते हैं। डायफ्रेम से ये सेपरेट होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी से। ओके, उसके बाद एक नॉर्मल एडल्ट मैन, हेल्दी नॉर्मल एडल्ट मैन जो है वो 12 टाइम्स पर मिनट क्या करता है, उसकी रेस्पिरेशन फ्रीक्वेंसी होती है 12 टाइम्स पर मिनट। अब रेस्पिरेटरी मूवमेंट इन्वॉल्व्स दो फेजेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंस्पायरेशन, जिसको हम लोग इनहलेशन भी बोलते हैं। सेकंड वन इज़ एक्सपायरेशन, जिसको हम लोग एक्सेलेशन भी बोलते हैं। मैक्सिमम लोग जानते हैं कि ये दोनों क्या हैं, चलिए उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंस्पायरेशन, जिसको हम लोग इनहलेशन भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स इनटेकिंग ऑफ फ्रेश एयर इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। ठीक है, फ्रेश एयर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में आती है उसको हम लोग इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन भी बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, इसीलिए हम लोग इसको एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। अब इंस्पायरेशन में कौन कौन से मसल्स हैं जो पार्ट लेते हैं, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फेरेनिक, जिसको हम लोग रेडियल मसल्स भी बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल, जिसको हम लोग एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी बोलते हैं। फर्स्ट वन इज़ फेरेनिक, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फेरेनिक मसल्स जो होते हैं ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम डायफ्रेम टू रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। जब ये वाले मसल्स, फेरेनिक मसल्स जिनको हम लोग रेडियल मसल्स भी बोलते हैं, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट हो जाता है, विच इंक्रीज द थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी एंटीरो पोस्टीरियरली। ओके, ये जो फेरेनिक रेडियल मसल है इसको हम लोग प्रिंसिपल इंस्पायरेटरी मसल भी बोलते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है अबाउट 75% ऑफ द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग, जो हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं एयर को, उस नॉर्मल ब्रीदिंग को हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल इंस्पायरेटरी मसल, जिसको हम लोग फेरेनिक या फिर रेडियल मसल भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं 11 पेयर ऑफ मसल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे 12 पेयर ऑफ रिब्स में। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिब्स हैं वो पुल होती हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो रिब्स होते हैं वो अपवर्ड ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ पुल होती हैं, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज करती है डॉर्सोवेंट्रली एंड लेटरली। ओके, ये जो दोनों इंस्पायरेटरी मसल्स हैं, फेरेनिक और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ये दोनों मसल्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब आस्ता आस्ता ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी थोरेसिक कैविटी, मतलब हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज़ करती है हर एक डायरेक्शन में, इन ऑल द डायरेक्शंस। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं, विच डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो हमारे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाई -2 to -6 मिलीमीटर। ओके, तो अब ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता क्या है,
इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है ये एक प्रेशर होता है विद इन द प्लूरल कैविटी, और ये जो प्रेशर होता है ये स्लाइटली लेस देन होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव प्रेशर भी बोलते हैं। इसलिए मैंने बोला -2 to -6 मिलीमीटर। तो इस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए फ्रेश एयर जो होती है वो ग्रेट स्पीड से थ्रू रिस्पिरेटरी ट्रैक हमारे प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न पे आती है। ओके, अब ये प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न है क्या? ओके, तो इसके पहले प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मोस्टली लोग जानते हैं कि मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की अंडर अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल थ्रू आउट, जब तक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए थ्रू आउट, तब तक ये मूव करते रहते हैं। तो ये डेफिनेशन है डिफ्यूज़न की। अब हमें पता करना है कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न, कहाँ पे फ्रेश एयर आती है विद ग्रेट स्पीड थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो तो इसको जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सो आवर बॉडी नीड्स अ वे टू गेट ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ओके, तो इसके लिए ये कैसे होता है, विच इज़ थ्रू डिफ्यूज़न। ये डिफ्यूज़न की हेल्प से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे ब्लड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, राइट। और अगर तो डिफ्यूज़न की डेफिनेशन ही है कि हायर रीजन से लोअर रीजन्स की तरफ मूव करेगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में ज़्यादा है तो वहाँ से वो मूव करेगा एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स की तरफ। जब वो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स की तरफ आएगा तो वहाँ से वो एक्सेल हो जाएगा आउट ऑफ द बॉडी। ओके, और जो एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स हैं हमारे, उन्हीं को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूज़न बोलते हैं। एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स जो होते हैं ये टाइनी एयर सैक्स होते हैं हमारे लंग्स में, that take up the oxygen we breathe and keep your body going। okay, तो ये था, इसको हम लोग डिटेल में बोलते हैं इंस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन। इन नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो नॉर्मल इंस्पिरेशन होती है उसमें जो एल्वियोलर प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है अबाउट -1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर विच इनहेल्स अबाउट 0.5 लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 500 मिलीलीटर ऑफ एयर इनटू द लंग्स। ओके, लंग्स में आता है इन द पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स ऑफ इंस्पिरेशन। अब एल्वियोलर प्रेशर क्या है? एल्वियोलर प्रेशर रिफ़र करता है जो प्रेशर होता है हमारे एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स में जब ग्लोटिस ओपन होती है एंड नो एयर इज़ फ्लोइंग इनटू और आउट ऑफ द लंग्स, तो एल्वियोलर प्रेशर उस वक्त जो होता है वो इक्वल होता है। The exchange between oxygen of air and carbon dioxide of blood takes place at the alveoli on the principle of diffusion। ये तो हम लोग जानते हैं। ओके, और उस वक्त क्या होता है, द एयर बिकम्स फोल, उस वक्त एयर जो होती है वो गंदी हो जाती है। ओके, तो ये था डिटेल में इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन, और इसमें दो तरह के मसल्स जो होते हैं वो पार्ट लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फेरेनिक रेडियल मसल्स या दूसरे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सपायरेशन एक्सेलेशन के बारे में। एक्सपायरेशन को हम लोग एक्सेलेशन भी बोलते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स द एक्सपेलिंग ऑफ फॉल एयर आउट ऑफ द बॉडी। हाँ, हमारे अंदर की जो गंदी एयर होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारी बॉडी से बाहर चल जाती है। बट ड्यूरिंग रेस्ट में क्या होता है, जो ये एक्सपायरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस, ये एक पैसिव प्रोसेस होता है बिकॉज इट सिंपली इन्वॉल्व्स इन द रिलैक्सेशन ऑफ द इंस्पिरेटरी मसल्स, फेरेनिक और कौन सा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इसकी रिलैक्सेशन में पार्ट करता है एक्सपायरेशन। तो इसीलिए ड्यूरिंग रेस्ट, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, ये एक पैसिव प्रोसेस होता है।
जिसकी वजह से जो हमारी थोरेसिक कैविटी या जो चेस्ट कैविटी है वो डिक्रीज़ करती है। बट ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं तो 2 एक्सपायरेटरी मसल्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एब्डोमिनल मसल्स एंड द सेकेंड वन इज़ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, तो फर्स्ट है एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स जो होते हैं ये एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम रिब्स टू द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं वो पुल्ड होते हैं अपवर्ड टुवर्ड्स द डायफ्रेम। डायफ्रेम की तरफ वो ऊपर वाली तरफ पुल होते हैं, जिसकी वजह से डायफ्रेम जो होता है वो मोर कन्वेक्स हो जाता है और थोरेसिक कैविटी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है एंटीरियो पोस्टीरियरली। ओके, तो ये काम होता है एब्डोमिनल मसल्स का। द सेकेंड वन इज़ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो होते हैं ये 11 पेयर ऑफ मसल्स होते हैं प्रेजेंट बिटवीन द 12 पेयर ऑफ रिब्स ऑफ अ बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स जो होते हैं वो पुल करते हैं डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, वो नीचे वाली तरफ और अंदर वाली तरफ पुल करते हैं। तो थोरेसिक कैविटी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है डॉर्सोवेंट्रली एंड लेटरली। तो हमने जो पहले इंस्पायरेशन में डिस्कस किया ये उसका बिल्कुल वाइस वर्सा है। जो हम एक्सपायरेशन में अब डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद क्या होता है, जब थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है तो जो हमारे लंग्स पहले जो एक्सपेंड हुए थे अब वो रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस द लंग्स सो डैट द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर राइजेज टू बाई +3 to +4 मिलीमीटर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो राइज करता है एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से टू अबाउट +3 to +4 मिलीमीटर। ठीक है, वो विच फोर्सेज अबाउट 0.5 लीटर ऑफ इंस्पायर्ड एयर आउट ऑफ द लंग्स। जो फोर्स करेगा 0.5 लीटर इंस्पायर्ड एयर को कि वो हमारे लंग्स से बाहर निकल जाए। 0.5 लीटर मतलब 500 मिलीलीटर तक। इसके लिए हमें टाइम मिलता है 2 or 3 सेकेंड्स ऑफ एक्सपायरेशन। ओके, तो अब वो पाथ जो फॉल एयर मतलब गंदी एयर जो होती है वो फॉलो करती है टू गो आउट ऑफ लंग एल्वियोलाई इज। पहले एल्वियोलाई ब्लड से एल्वियोलाई में आएगा, फिर एल्वियोलर डक्ट्स में, ब्रोंकियोलस में, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, लैरिंक्स में, ग्लोटिस में, फेरिंक्स में, नसल चैम्बर्स में, नॉस्ट्रिल्स में और फिर आउटसाइड इन द एयर। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से मसल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारी रिस्पायरेशन में और कैसे हमारे रिस्पायरेशन में हमारे लंग्स जो हैं वो रिड्यूस होते हैं और एक्सपेंड होते हैं और कौन कौन से मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से ये एक्सपेंड करते हैं जिसकी वजह से हम लोग सांस लेते हैं। ओके, तो देखिए जैसे यहाँ पे है इस डायग्राम में इन्हेलेशन या फिर इंस्पायरेशन ऑफ फ्रेश एयर ऑक्सीजन। जब फ्रेश एयर अंदर आ रही है उस टाइम कैसे ये जो हमारे लंग्स हैं ये एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, लंग्स एक्सपेंड कर रहे हैं और डायफ्राम जो है ये लोवर्ड हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। उसकी वजह से एज़ कम्पेयर टू एक्सेलेशन में फॉल एयर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जा रही है तो हमारे लंग्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और डायफ्रेम जो है वो रेज हो रहा है ऊपर वाली तरफ। दिस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, तो अब ये जो डायग्राम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन मैन, इसमें हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के टाइम पे कौन कौन सी चेंजेस आती है हमारी चेस्ट कैविटी या फिर हमारी थोरेसिक कैविटी में। ये जो है दीज आर द वर्टिब्रे जो कि 33 होते हैं ह्यूमन बींग्स में, और ये जो ब्लू हैं ये वाली दीज आर रिब्स जो 12 पेयर्स होती हैं। ये है डायफ्रेम आफ्टर इंस्पायरेशन सांस लेने के बाद डायफ्रेम जो होता है वैसे फ्लैट हो जाता है, तो ये है डायफ्रेम आफ्टर इंस्पायरेशन। उसके बाद दिस वन ये वाली जो स्पेस है ये है एंटीरो पोस्टीरियर इंक्रीज इन
एंटीरियो पोस्टीरियर इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में एंटीरियो पोस्टीरियर थोरेसिक कैविटी जो है ये इंक्रीज कर रही है। इसने कब इंक्रीज किया था? जब फेरेनिक और रेडियल मसल जो था उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब एंटीरियो पोस्टीरियर हमारे थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज हुई थी। दिस वन ये है डॉर्सोवेंट्रल इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी। डॉर्सोवेंट्रल इंक्रीज थोरेसिक कैविटी में तब हुआ था जब हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जो थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसके बाद ये जो है इस रिब से जो ये नीचे जा रहे हैं थ्रेड लाइक, ये है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, और ये जो है दिस वन ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। उसके बाद ये है स्टर्नम बिफोर इंस्पिरेशन और ये है स्टर्नम आफ्टर इंस्पिरेशन। आफ्टर इंस्पिरेशन जो स्टर्नम है ये थोड़ा लोवर्ड हो गया, नीचे की तरफ हो गया आफ्टर इंस्पिरेशन। ओके, तो अब ये स्टर्नम क्या होता है? ये एक बोन होती है डेट लाइज इन द एंटीरियर मिड लाइन ऑफ आवर थोरैक्स। ओके, मिड लाइन पे एंटीरियरली ये एक बोन होती है हमारे थोरैक्स में। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द रिब केज एंड द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द थोरैक्स। ओके, और ये क्या है? ज़ाइफोइड कार्टिलेज। ज़ाइफोइड कार्टिलेज जो है ये स्मॉलेस्ट रीजन होता है स्टर्नम का, या फिर ब्रेस्ट बोन का भी बोल सकते हैं। और एट बर्थ के टाइम पे इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, बट डिवेल्प्स इनटू बोन इन एडल्टहुड। एडल्ट में आके ये बोन में डेवलप हो जाता है, चेंज हो जाता है। दिस वन ज़ाइफोइड कार्टिलेज। तो ये डायग्राम बस हमें ये इंडिकेट करती है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, मतलब कि इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम में हमारी चेस्ट कैविटी में, मतलब थोरेसिक कैविटी में इंक्लूडिंग डायफ्रेम, क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये डायग्राम उसको इंडिकेट करती है। तो ये थी हमारी होल वीडियो अबाउट मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या क्या होता है, इंस्पिरेशन डिटेल में था, एक्सपिरेशन डिटेल में था, और कौन कौन से मसल्स जो हैं वो इसमें पार्ट लेते हैं, और कैसे हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिड्यूस होते हैं, और कैसे हमारे अंदर फ्रेश एयर आती है और हमारे अंदर से फॉल एयर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। ओके, तो कल हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रेस्पिरेटरी एयर वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज़। तो फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये टॉपिक समझ आ सके। ओके।